हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट, तो बढ़ रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर पर, 94 नंबर लेक्चर। ठीक है, हिंदी मीडियम में। तो लास्ट में हम मॉड्यूल का डिस्कशन कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, थर्ड स्टेज कर रहे थे हम। थर्ड स्टेज में कहाँ तक क्वेश्चन कर दिए हैं देखिए। आपने थर्ड स्टेज में क्वेश्चन नंबर 8 तक कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। थर्ड स्टेज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है जी, यदि 200 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 200 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरती है। 200 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, ठीक है जी। 200 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 200 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरती है। ऊंचाई कितनी है जी? 200 मीटर है। 200 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरती है तथा इसकी कुल स्थितिज ऊर्जा वस्तु के पृथ्वी की सतह के संपर्क बिंदु में गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। भाई वो सारी ऊर्जा है वो यहाँ पर गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, यानी वेग आ जाएगा इसके पास कुछ, और ऊपर हम यहाँ से इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है जी। गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। संपर्क बिंदु पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में होने वाली कमी कितनी होगी? संपर्क बिंदु पर भाई स्थितिज ऊर्जा में कमी, स्थितिज ऊर्जा में कमी तो कितनी होगी? एच ऊंचाई नीचे आ गई जी। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी में कमी कैसे निकालेंगे बताओ? mgh। m कितना? 200 ग्राम को किलोग्राम में बदल देंगे। g 10 और ऊंचाई कितनी है जी? 200 मीटर है। ऊंचाई कितनी है? 200 मीटर है। जी 10 ही लेने, ठीक है। तो देखिए 2 1 3 1 2 3 200 यानी 400 जूल की कमी आ जाएगी। सही है जी। क्वेश्चन नंबर 9 कोई दिक्कत नहीं, 400 जूल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इस जैसा क्वेश्चन है मैंने आपको शायद पहले कराया है। क्या क्वेश्चन है? 10 किलोग्राम द्रव्यमान का गुट का द्रव्यमान कितना है? 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का गुट 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से x दिशा में गति कर रहा है। x 20 से x 30 तक अपनी यात्रा को एक मंदन बल लग रहा है, तो आप क्या करोगे? dw इक्वल टू एफ डी एक्स। dw यानी w आएगा, f की वैल्यू आएगी कितनी? 0.1। 0.1 को बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा x dx, और कहाँ से कहाँ जाना है? 20 से 30 तक। ठीक है। तो इसकी अंतिम गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो वर्कडन को इधर वर्कडन है, वर्कडन की जगह क्या लिख दूंगा? कार्य की जगह क्या लिख दूंगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 0.1, और इसका उत्तर क्या आ जाएगा? x स्क्वायर बाई 2, और कहाँ से कहाँ बताओ? 20 से 30। 0.1 बाई 2 ऊपर आ गया जी 30 का स्क्वायर, माइनस आ गया जी 20 का स्क्वायर। ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल गतिज ऊर्जा तो आपको निकालनी है। इनिशियल गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? हाफ एम यू स्क्वायर। 0.1 बाई 2, 30 का स्क्वायर 900 और 20 का स्क्वायर 400। 0.1 हाँ, देखिए गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन आ रहा है वही लेना है हमें। ये कितना आएगा? 0.1 बाई 2, और ये आ गया जी 500, और अंतिम गतिज ऊर्जा आपको निकालनी है हाफ एम यू स्क्वायर। एम कितना? 10, और आरंभिक वेग कितना था? वो भी 10 ही था। तो इसको कैंसिल करोगे 250, 2.1 से करोगे तो कितना आ गया? 25, और ये क्या आ गया? 5, 10 का स्क्वायर 100 पंजे 500। ये आ गई गतिज ऊर्जा फाइनल। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए जी। गतिज ऊर्जा फाइनल कितनी आएगी? -25 प्लस 500 प्लस में 475 जूल। समझ गए? पहला आंसर आ जाएगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए।
11 में क्या दिया गया है, हाथ द्वारा एक बल लगा के 0.2 किलोग्राम की गेंद को 2000 ऊपर की ओर फेंका जाता है। द्रव्यमान कितना, 0.2 किलोग्राम की गेंद को 2000 ऊपर की ओर फेंका जाता है। बल लगाते समय यदि हाथ 0.2 मीटर विस्थापित होता है, भाई ऊपर की तरफ उठ रहा है, वो कितना है जी, 0.2 मीटर है। 0.2 मीटर विस्थापित होता है। गेंद 2 मीटर ऊंचाई तक और जाती है, गेंद 2 मीटर ऊंचाई तक और जाती है। भाई 2.2 मीटर तो आपने हाथ उठाया, और इसके ऊपर भी गेंद है वो 2 मीटर और ऊपर गई, समझना, 2 मीटर ऊंचाई तक और जाती है। तो बल के परिमाण ज्ञात कीजिए, बल का परिमाण बताना है आपको। तो द्रव्यमान कितना था, 0.2 किलोग्राम। आप ये देखिए, गेंद यहां पर है, गेंद का कोई हमने आरंभिक वेग दिया होगा, तभी वो 2 मीटर और तक गई है। आपने यहां पर कोई वेग दिया है, मान लेते हैं u, तभी वो 2 मीटर गई है। अंतिम वेग उसका 0 है, तो u कितना आ गया, देखो v² माइनस u स्क्वायर बराबर 2s। अंतिम वेग 0, आरंभिक वेग कितना है u, वो आप निकाल रहे हैं। यहां पर क्या लगेगा g, और कितना मीटर तक जाना है, 2 मीटर तक जाना है। u स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4g, यानी 40। u स्क्वायर की वैल्यू 40 आ गई जी, यहां से u आ जाएगा √40। ठीक है, तो ये तो आपने वेग दे दिया। 2 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, तो बल का परिमाण ज्ञात करिए। बल कैसे आएगा, ma से ही आएगा। m कितना था, 0.2 की जी, a निकालना है, तो a कैसे निकालें, देखें a यहां पर कैसे निकालेंगे भाई, यहां से यहां पहले a, ये b, ये c, मैंने अब यहां पर कहां से ये क्या, कहां से कहां काम किया बताओ, ये मैंने b से c काम किया है। अब मैं a से b काम कर रहा हूं, a से b काम कर रहा हूं, तो क्या करूं बताओ, v² माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, फाइनल इनिशियल 2s। आप ये बताओ a से b फाइनल कौन सी है, b बिंदु का वेग, ऐसे लिख दो, b बिंदु का वेग, ये a बिंदु का वेग 2s। ये कौन से बिंदु का वेग था, b बिंदु का वेग था। ये b बिंदु का वेग कितना आया है, ये b बिंदु का वेग था, ये c बिंदु का वेग है। b बिंदु के वेग का स्क्वायर कितना है जी, 40। a बिंदु का वेग कितना, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। 2a आपको निकालना है, कितनी दूरी के बाद हुआ है काम, 0.2 मीटर के बाद। तो क्या करेंगे, a की वैल्यू कितनी आएगी, 40 अपॉन 0.2 को 2 से करेंगे 0.4, 400/4 कितना आया बताओ, 100। और 100 को आप यहां से गुणा कर दो, तो बल आ जाएगा 0.2 गुणा 100, 20 न्यूटन। 20 न्यूटन का बल आएगा। कौन सा आंसर, 4th आंसर। कोई कंफ्यूजन यहां तक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं जी 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखो
80 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति M1 एक सीढ़ी पर 15 सेकंड में चढ़ता है। 80 किलोग्राम का द्रव्यमान दूसरा व्यक्ति M2 उसी सीढ़ी पर 20 सेकंड में चढ़ता है। उनके द्वारा उत्पन्न शक्तियों का अनुपात बताइए। शक्ति P1 बाई P2, W1 टाइम T1, W2 टाइम क्या T2। ठीक है, एक व्यक्ति कितनी देर में, दोनों ही बराबर द्रव्यमान के और बराबर ऊंचाई तक है, यानी W1 तो W2 दोनों बराबर होंगे, दोनों क्या लेंगे mgh। तो इसकी जगह W ये T1 हो गया, W ये T2 हो गया, कैंसिल कर दो, T2 बाई T1। तो ऊपर वाला पहले समय कितना था 15 सेकेंड, बाद में समय कितना हुआ बताओ 20 सेकेंड, 4:3, 4:3 आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो। ठीक है, आगे बढ़े। ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, समझेंगे बात को। क्वेश्चन 13 कह रहे हैं कि इंजन 100 किलोग्राम पानी 10 मीटर की ऊंचाई तक 5 सेकंड में पंप करता है। एक इंजन है, इंजन 100 किलोग्राम पानी 10 मीटर की ऊंचाई तक 5 सेकंड में पंप करता है। द्रव्यमान 100 किलोग्राम, 10 मीटर ऊंचाई, 5 सेकंड। दिए गए इंजन की क्षमता 60% है, इंजन की क्षमता 60% है। बताइए कि इंजन की शक्ति क्या होगी। तो पहले तो वही तरीका जी, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आवश्यक शक्ति निकालते हैं हम। आवश्यक शक्ति, आवश्यक शक्ति क्या, वर्क अपॉन टाइम, mgh अपॉन टी, 100 किलोग्राम G10 H10 टाइम 5। ये आवश्यक शक्ति रिक्वायर्ड। अब क्षमता का सवाल तो अब स्टार्ट होगा, तो प्रतिशत क्षमता कैसे लेंगे बताओ। आउटपुट अपॉन इनपुट ऐसे लेते हैं। कितनी क्षमता है 30%, 30% है या 60%। क्षमता 60% है जी, क्षमता कितनी है 60%। पी आउट, पी इन कितना 2000 वाट, 60% क्या 60/100, 2000 वाट। सौ किलोग्राम पानी 10 मीटर की ऊंचाई तक 5 सेकंड में, 10 मीटर की ऊंचाई 5 सेकंड में पंप करता है। इंजन की दक्षता 60% है। इंजन की शक्ति क्या होगी। तो यहां से आएगी जी इंजन की शक्ति। देखिए भाई आवश्यक शक्ति कितनी होगी, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, पी आउट 6 दूना 12 वाट। ये तो 1 पॉइंट, ओके गड़बड़ कर रहे हैं भाई। आउटपुट इंजन की क्षमता, आउटपुट है वो क्षमता 60% है, ये मान रहे हैं, इससे कम कैसे हो सकता है। रिक्वायर्ड 2000 वाट है, रिक्वायर्ड 2000 है, तो ये तो ज़्यादा ही होगा ना जी। आउटपुट शक्ति अपॉन इनपुट शक्ति, ठीक है। आउटपुट शक्ति कितनी चाहिए, आवश्यक शक्ति कितनी चाहिए, आवश्यक शक्ति चाहिए आपको 2000 वाट। तो कितनी देनी पड़ेगी वो देखो, कितनी देनी पड़ेगी। तो देखो जी कितनी देनी पड़ेगी। तो 0 से 0 कैंसल,
पी इन का मान आएगा, पी इन ऊपर ले आओ, ऊपर ये क्या आएगा 200 गुणा 100 बटे में 6। अब भाग कर दो जी, इनको ऐसे ले लो 20 गुणा 10 की घात 3 बटे 6। ठीक है, 6 तिया 18, फिर 2 बचेंगे, फिर 6 तिया 18 इंटू 10 की पावर 3 वाट, यानी 3.3 किलो वाट। ये हमेशा ध्यान रखना कि जो ऊपर आते हैं वो ऐसे आती है। समता का सवाल जब भी लेंगे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ऊपर कौन सी शक्ति, नीचे कौन सी शक्ति। वो है आवश्यक शक्ति, P रिक्वायर्ड 2000 वाट है आवश्यक, और ये जी दी गई शक्ति, कितनी शक्ति दी जाएगी, समझ रहे हो। तो आगे बढ़ें, 13 के बाद 14 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक वस्तु गुरुत्व के अंतर्गत गिर रही है, इसकी गुरुत्व स्थिति ऊर्जा की हानि U है, गुरुत्व स्थिति ऊर्जा की हानि U है, इसकी चाल V है, वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा, हानि कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा में हानि होगी U, स्थितिज ऊर्जा में हानि क्या mgh, और वो बाद में किस में बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में, कितना हाफ mv²। तो बस इन दोनों को बराबर कर देते हैं, भी दोनों का मान तो बराबर ही है, तो U की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ mv²। तो क्या पूछा आपसे, वस्तु का द्रव्यमान 2U = mv², m = 2U, U बड़ा है ये, 2U/v², 2U/v²। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। पंद्रह में क्या कह रहे हैं, यदि हम संतुलन की स्थिति एक वस्तु की गुरुत्वीय क्षेत्र मार्ग में AC या ABC के द्वारा A से C तक विस्थापित करें। कह रहे जी पहले तो A से C जाओ या फिर A से B से C जाओ, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों मार्गों के लिए बल F द्वारा किया गया कार्य बराबर होगा या अलग अलग होगा, बराबर होगा जी। क्यों, गुरुत्वीय बल कौन सा बल है बताओ, संरक्षी बल है, और संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। लिख दो ये लाइन, संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। समझ गए हो। 15 तक कर दिए हैं जी, अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखो, एक तार का बल नियतांक K जबकि एक अन्य तार का 2K, दोनों एक समान लंबाई पर खींचे जाते हैं, तो किया गया कार्य क्या होगा। 15 का आंसर देख लेना, 15 का आंसर एक ही था ना, 15 का आंसर स्टेज 3, 15 का आंसर 1 ही था।
देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं, देखो एक तार का बल नियतांक के, एक अन्य तार का बल नियतांक 2 के, दोनों तार एक समान लंबाई से खींचे जाते हैं, यानी दोनों में x बराबर है जी, दोनों में x समान लेते हैं। ठीक है, एक तार का बल नियतांक k है, स्प्रिंग की तरह मान लो, और दूसरी तार का 2k है। ठीक है, एक समान लंबाई से खींचे जाते हैं तो किया गया कार्य क्या होगा, एक समान लंबाई यानी दोनों में प्रसार बराबर है, तो क्या होगा जी कार्य, यहां पे होगा W1 हाफ kx², W2 हाफ 2k इंटू x², दो बार ले लो और इसकी जगह क्या लिख सकते हो, हाफ kx² की जगह W1, W2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ W1, बस समझ गए। 16 के बाद देखिए जी 17 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा U का मान दिया हुआ जी a माइनस bx², जहां x विस्थापन है द्वारा दी गई कण पर कार्यरत बल का परिमाण, बल निकालो, तो बल तो वही है जी du/dx, आसान क्वेश्चन है ये, कोई मुश्किल नहीं है, वो माइनस का साइन लगा दो, d/dx ले लो u का, u की जगह कितना, सही है, a का 0 होगा, b को आगे ले लो, x² का क्या होगा 2x, माइनस माइनस प्लस 2bx, f समानुपाती किसके होगा, x के, कौन सा उत्तर, दूसरा उत्तर। 18 नंबर सवाल देखो, किसी द्विपरमाणुवीय अणु के दो परमाणु के मध्य बल के लिए स्थितिज ऊर्जा दे रखी है U बराबर a/x⁻12 b/x⁻6। तो अणु के ये से सवाल करवा दिया जी मैंने आपको, अणु के वियोजन ऊर्जा में, एक तो वो स्टेज 5 में था ना भी, क्या करना है, d का मान निकालना है, एक बार तो dx की जगह अनंत और एक बार साम्य अवस्था पर, तो यहां पर तो अनंत का क्या होता है, 0 होता है, अनंत पे तो स्थितिज और गतिज कोई भी हो, बस ये साम्य अवस्था पे निकाल लो जी। साम्य अवस्था पर कैसे निकालते हैं बताया हुआ था आपको, सबसे पहले क्या करो, f निकालो, du/dx कैसे आएगा बताओ, इसको आप ऐसे लिख दो ax⁻12 और bx⁻6, और इसको क्या कर देना, 0 कर देना, कितना आएगा देखो, a-12 आगे x⁻13 है, सीधा नीचे ले जाओ, b माइनस का -6 आगे x⁻7 होगी, सीधा नीचे ले जाओ और बराबर 0 कर दो, 12a/x⁻13, 6b/x⁻7, 6 दूना 12, तो यहाँ पर क्या बचेगा देखो, 2a नीचे b लाओ और x⁻13 इधर 7, कितनी बची 6, ये x⁻6 का मान है। ठीक है, अब आपको इसमें ये पुट भी करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे लाओ, देखो u a/x⁻6 b/x⁻6 और x⁻6 की जगह क्या लिख सकते हो, 2a/b, 2a/b² 2a/b, ये क्या आएगा, a b² ऊपर आया, नीचे आया जी 4a², b इंटू b² नीचे आया जी 2a, एक a से तो एक a कट गया, b²/4a, b²/2a, लघुत्तम आया 4a, यानी कितना आएगा
माइनस का बी स्क्वायर, और ये लिख दो, उत्तर आ जाएगा जी। तो उत्तर क्या है बोलो, बी स्क्वायर बाई 4a, फोर्थ आंसर। सही है जी, करवा चुका हूँ वैसे ये सवाल पहले भी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 18 तक क्वेश्चन कर दिए हमने। ठीक है, आगे बढ़ो। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कितना था देखो, 17 का 4 था, 18 का 4 था। सही है जी। 17 का 2 था, बिल्कुल 17 का 2 था, 18 का 4 था। सही है। देखें 19 नंबर सवाल, 3 चल ही रहे हैं। क्वेश्चन 19, अमंदक बल F लगाने पर 4 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती हुई एक वस्तु को विराम अवस्था में लाने तक उसके द्वारा चली दूरी S है। यदि उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाए तो अमंदन बल द्वारा विराम अवस्था में लाने में कितना समय लगेगा। क्या कह रहा है, अमंदन बल लगाने पर कोई वस्तु है, उस पर अमंदक बल लगता है F, अमंदक बल F लगाने पर 4 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती हुई वस्तु को विराम अवस्था में लाने पर, 4 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती हुई वस्तु को विराम अवस्था में लाने पर, यहाँ पे वस्तु विराम अवस्था में आ जाती है, मान लिया 4 मीटर पर सेकंड वेग से चलती हुई विराम अवस्था में लाने पर उसके द्वारा चली दूरी S है। कितनी दूरी है, S। यदि उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाए तो अमंदक बल विराम अवस्था में लाने में चली दूरी कितनी होगी। गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाए, द्रव्यमान ये था, तो यहां पर गतिज ऊर्जा कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वेग कितना, 4 का स्क्वायर, यानी आरंभिक गतिज ऊर्जा कितनी है, आरंभिक 4 का स्क्वायर 16/2, 8 एम। तो एस में रोक रहे हैं। अब नई गतिज ऊर्जा देखो, नई गतिज ऊर्जा, फाइनल गतिज ऊर्जा क्या है, 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल, 2 × 8 एम, 16 एम। नई गतिज ऊर्जा होगी जी 16 एम। तो नया वेग कितना हुआ, नया वेग, काइनेटिक एनर्जी फाइनल का जगह आप ले सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनल बोले, फाइनल बोले, यहाँ नया लगा के बोल दें, काइनेटिक एनर्जी नई, न्यू, डैश लगा दीजिए, डैश, तो नया वेग आ जाएगा, डैश लगा दिया। 16 एम, कैंसल, वी डैश का स्क्वायर कितना आ गया, 32। यानी दूसरे केस में जो वेग है ना जी, पहले केस में वेग कितना था 4, दूसरे केस में वेग है वो वी डैश कितना आएगा, 32 का रूट 4√4, 4√2,
यहां पर जो वेग है नया वो कितना है जी 4√2 है। तो अब ये कितनी दूरी तय करेगा? तो पहले तो यहां पर फार्मूला लगाओ, v स्क्वायर s कैसे लेते हैं, ऐसे लेते थे ना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, फाइनल 0 आरंभिक 4 का स्क्वायर 16 2 माइनस a इंटू एस। ठीक है, अब कितना होगा, सेम काम दोबारा करो, v स्क्वायर माइनस वी डेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as डेस, फाइनल तो 0 करना है, वी डेस का स्क्वायर कितना है जी 32, एस डेस निकालना है, a कितना आएगा यहाँ से a कितना आएगा, यहाँ से a का मान आएगा जी 16/2 यानी 8 s, 16/2 s यानी 8/s, a का मान आया 8/s, 8/s, समझ गए। वो भी किसके साथ आएगा भैया, मंदन है तो माइनस के साथ ही आएगा। तो अब इसको माइनस माइनस तो काटोगे, 16 8/s एस डेस और 8 दूनी 16, 2s बराबर एस डेस, यानी एस डेस का मान कितना है बोलो 2s, समझ गए हो जी, 2s की दूरी है। देख लीजिए आंसर। 20 नंबर सवाल पे आ जाता हूं। 20 नंबर सवाल क्या है, एक समतल सड़क पर v चाल से चलती हुई एक बस को अमंदन बल F लगाकर रोका जाता है, विराम अवस्था में, समतल सड़क है जी, ठीक है, समतल सड़क पर v चाल से चलती हुई बस को अमंदन बल F लगाकर रोका जाता है। v चाल से चलती हुई बस को अमंदन बल F विपरीत दिशा में एक बल लग रहा है जी F, अमंदन बल F लगाकर रोका जाता है, विराम अवस्था में आने तक बस द्वारा चली गई दूरी s है। विराम अवस्था में आएगा तब तक बस द्वारा चली गई दूरी कितनी है, s है। यदि यात्रियों के कारण बस का भार 50% बढ़ जाए तब उसी चाल एवं उसी अमंदन बल के विराम अवस्था में लाने में कितनी दूरी होगी। भाई पहले द्रव्यमान m है तो s में जाके रुकती है, बाद में नया द्रव्यमान तो नई दूरी, नया द्रव्यमान क्या हो, पुराना द्रव्यमान में 50% जोड़ दो, ठीक है, बल वही है। तो सेम उसी तरीके से काम करना पड़ेगा। पहले तो यहां पर वेग 0 हो रहा है, ये इनिशियल वेग है v, तो पहले तो यहां समीकरण लगेगी जी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू ही ले लो इसको, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यहाँ पर a का मान आ गया जी माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, a का मान आ गया माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। पहले त्वरण अमंदन बल कितना था, अमंदन बल F लगाकर रोका जाता है, विराम अवस्था में आने तक बस द्वारा चली गई दूरी s है, तब उसी चाल और उसी अवमंदन बल से रोकना है। इस बार द्रव्यमान बदल गया जी, द्रव्यमान बदल गया तो उत्तर भी बदलना ही चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे। नया द्रव्यमान आ गया, अमंदन बल वही है जो पहले लग रहा था,
जैसे तो वहां पर अंतिम वेग 0 हुआ, ठीक है। तो अमंदन बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, F इंटू एस, और F की जगह अमंदन बल घर्षण बल समझ सकते हैं, म्यू इंटू एन बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन लेंगे, आरंभिक वेग बाद में कितना होगा, इसको कार्य ऊर्जा परिमेय लगाना पड़ेगा जी, सीधा त्वरण से बात नहीं बनेगी इस बार। पहले ऊपर वाली स्थिति में ले रहा हूं, वर्क डन इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। पहली बार बल F है, कार्य क्या होगा, म्यू इंटू एन ले लो, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन तो बराबर ही है ना जी, वेग u ही है और बाद में वेग 0 ही भी करना है, तो दोनों केस में अंतिम गतिज ऊर्जा तो 0 ही होनी है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो F बल है, म्यू घर्षण, एन नॉर्मल, अंतिम तो 0 ही है, और ये क्या है जी, गतिज ऊर्जा आरंभिक ही रहेगी दोनों केस में। तो अब इसको समीकरण में पुट करते हैं, देखो F म्यू n1 F म्यू n2, और गतिज ऊर्जा दोनों केस में क्या रहनी है, आरंभिक गतिज ऊर्जा दोनों केस में सेम ही रहेगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो ये तो कैंसिल ही कर देंगे जी, F ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, F बराबर है म्यू बराबर है, तो दूरी कैसे आएगी, ये तो नॉर्मल रिएक्शन का अनुपात आ गया, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, हमें दूरी निकालनी है, नॉर्मल रिएक्शन तो अलग अलग हो गई उनकी, आपको फाइंड आउट करनी है दूरी। n1 क्या होगा, ऊपर वाले केस में n1 लग रहा है, और यहां क्या लगेगा n2, तो आप इसको ऐसे कर दो, या तो अमंदन बल लगा के कर दो जी, चलाने वाला बल भाई s दूरी है ना, इसको ऐसे कर दो, फिर गतिज ऊर्जा से भी, क्योंकि यहां से भी नॉर्मल रिएक्शन ही आ रही है, नॉर्मल रिएक्शन का अनुपात आ रहा है, उससे आपका काम नहीं चलेगा, तो अवमंदन निकालो दोनों में, जैसे हम न्यूटन वाले सवाल में निकालते थे। यहाँ पे अवमंदन बल क्या होगा, चलाने वाला बल नहीं है, रोकने वाला बल अवमंदन बल बटे में द्रव्यमान, ठीक है, समझ गए। तो कितना होगा देखो, अवमंदन बल म्यू एम जी, वस्तु का द्रव्यमान कितना m म्यू जी, ठीक है। अब दूरी कितनी होगी पहले केस में, भाई सीधे बात है, द्रव्यमान बढ़ा दिया जी 1.5 टाइम्स, तो बल बढ़ गया, F बढ़ गया, ये बढ़ जाएगा ना जी। पहले केस में आप आंसर कैसे निकालोगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, अंतिम वेग 0, यू स्क्वायर 2a लेना है, और s अवमंदन ही आएगा, तो s का उत्तर क्या आएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2a, यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। इसी तरह एस डेस आएगा, s बाई एस डेस यू स्क्वायर अपॉन 2a, यू डेस का स्क्वायर अपॉन 2a डेस, यू सेम ही है जी, यू तो कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, a डेस बाई a ले लो, a डेस और a कितना है जी, a तो है जी म्यू जी, ले लेते हैं इसको, तो म्यू जी, और a डेस कैसे निकलेगा, यहां पर देखिए a डेस, f डेस वस्तु का द्रव्यमान तो m ही है ना, तो f डेस कितना बढ़ गया, म्यू घर्षण बल बढ़ गया जी 1.5 टाइम्स, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गई है, म्यू एम जी, एम कितना
m प्लस, तो ये आ जाएगा 50% यानी 50/100 यानी m/2, 1.5 m, 1.5 m जी, यानी यहां पर आ गया जी 1.5 म्यू जी। ठीक है, समझ गए? तो आप इसको क्या बोलोगे, 1.5 टाइम्स हो गया जी, जो 1.5 टाइम्स ऑफ एस हो गया। एक तरीका तो ये, बाकी इसको हम एक और तरीके से देखते हैं। देखो, एक और तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। ये तरीका थोड़ा सा वैसे तो सही है, दोनों में हमने त्वरण निकाल दिया है, एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं इसको। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 पे देखते हैं। जो 20 नंबर क्वेश्चन था उसको हमने वैसे तो एक तरीके से किया है, बाकी कोई और तरीका होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 21 नंबर क्या कहता है, एक कण पर F बल के अंतर्गत XY तल में इसका संवेग दिया गया है जी। क्या दिया गया है? कण का संवेग आपको दिया गया है, जो कि निम्न स्थिति के अनुसार बदल रहा है। Px संवेग Px इज इक्वल टू 2 cos t और Py है 2 sin t। ठीक है, F और P के बीच कोण है, तो पहले आप सीधा ही P लिख लो। सीधा P कैसे लिखोगे? Px i कैप, Py j कैप। Px की जगह क्या लिखोगे? 2 cos t i कैप। Py की जगह क्या लिखोगे? 2 sin t j कैप। ठीक है, F और P के बीच में कोण थीटा किसी समय t पर होगा। किसी समय t पर कोण कैसे निकालें? सबसे पहले तो dp/dt करो जी, जो न्यूटन वाले सवाल में किया था। 2 कोस का क्या होता है? माइनस साइन, और साइन का क्या होता है? कोस। ठीक है, कोस का साइन, माइनस साइन और साइन का कोस। ये क्या होता है? dp/dt, ये f होता है जी, f, और ये p है। अब f डॉट p करो, f डॉट p करेंगे तो -4 cos t sin t, i डॉट i कितना हो गया? 1, डॉट प्रोडक्ट, डॉट गुणनफल करी थी, i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k भी क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, उसी तरह इनकी देखो, 2 × 2 4 sin t cos t, और j डॉट j कितना हो जाएगा? 1। ये दोनों सेम है। अगर मैं इन दोनों का डॉट गुणनफल, इनके दोनों का डॉट गुणनफल क्या आ रहा है बताओ? ये दोनों तो कैंसिल कर देंगे आपस में, पूरा कितना आ गया? 0 आ गया। डॉट गुणनफल 0 आ गया, यानी F और P एक दूसरे की क्या है? लंबवत। दोनों के बीच में थीटा कितना है? 90 डिग्री है। कोई कंफ्यूजन? अब आते हैं जी 22 नंबर पे। 22 नंबर कह रहे हैं, एक कण पर कार्यरत परिवर्ती बल F इज इक्वल टू 3x² i कैप प्लस में 4j कैप, 3x² i कैप 4j कैप द्वारा दिया गया है। कण की गतिज ऊर्जा परिवर्तन जब वह बिंदु 2,3 से 3,0 तक विस्थापित होता है, यानी कार्य निकालना है जी, 2,3 से 3,0 तक। x1 y1 x2 y2 विस्थापन x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, i माइनस 3j। अब लो कार्य W F डॉट S, i डॉट i1 3x², j डॉट j1 12। अब इसमें x² आ गया। ओके, तो x की फॉर्म में आंसर नहीं है, तो आपको ये तरीका से काम चलेगा नहीं। तो कौन सा तरीका लगाना पड़ेगा? तो आपको dw वाला तरीका लगाना पड़ेगा, f dx। देखो, तो आपको इस तरीके में जाना पड़ेगा जी, dw
एफ डी आर की जगह आप क्या बोल सकते हो, डी एक्स आई कैप प्लस में डी वाई जे कैप, 3x² डॉट गुणनफल तो है ही है, 3x² आई 4j डॉट गुणनफल डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप। तो देखो 3x² आई डॉट आई 1 आई डॉट जे 0, फिर क्या होगा 4 डी वाई x1 से x2 2 से 3, y1 से y2 3 से 0। तो W क्या आएगा बताओ, 3x की घात 3/3, 4y की डी वाई का y आ गया, ठीक है, 3 से 0, 3 से 3, 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3, ये तो अपर लिमिट है। लोअर लिमिट ये तो x की लिमिट है, y की लिमिट क्या होगी, 4 को तो बाहर ही ले लिया, अंदर आया जी 0 - 3, 27 2 दूना 4 दूना 8 -12, 27 - 20 7 जूल। कितना आंसर आएगा जी, 7 जूल आंसर आएगा, पूरी प्लस का थर्ड आंसर। कोई कंफ्यूजन जी, सही है जी, ठीक है अभी आगे बढ़ जाओ। 22 नंबर क्वेश्चन था ये। (23) ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करा चुका हूं जी। क्षैतिज जब बल लगता है गुटके को म्यू लगाने बल के द्वारा किया गया कार्य है, तो वही होता है जो आवश्यक बल होता है। यहाँ पे F लगता है, इधर थीटा है, M द्रव्यमान है, तो इधर कौन सा आएगा, F cos थीटा कार्य है, W = F cos थीटा इंटू में S, F cos थीटा इंटू S की वैल्यू क्या पुट कर दो, D, F की वैल्यू पुट कर दो बस। और F की वैल्यू तो चलाने के लिए जो न्यूनतम आवश्यक बल होता था उसका फार्मूला पहले ही बता चुका है आपको। चलाने के लिए जो न्यूनतम आवश्यक बल कितना होता था बताओ, F की वैल्यू रखने जा रहा हूं, म्यू mg cos थीटा प्लस में म्यू साइन थीटा, ऐसा कोई फार्मूला बताया था आपको। किसी वस्तु को चलाने के लिए न्यूनतम आवश्यक बल म्यू mg cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, पीछे कौन बच गया, d cos थीटा। बस ये आंसर है, चेक कर लीजिए। ये 23 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 24 नंबर देखें, एक लंबे स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा U है। जब x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू 2 करते हैं तो स्थितिज ऊर्जा U है ½ k x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0, ये U है, ठीक है। यदि स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर खींचा जाए तो संचित ऊर्जा क्या होगी, 2 सेंटीमीटर, अब 10 सेंटीमीटर खींच देते हैं जी, ½ k 10 सेंटीमीटर, कहाँ से, 0 से खींच रहे हैं ना, कहीं और से खींच रहे होते तो वो ले लेते हैं। ½ k 10 का स्क्वायर कितना आ गया, 100, ये कितना है 2k, U का मान 2k है, और ये कितना 50k, 25 × 2k, और 2k की जगह U लिख सकते हो, 25U।
समझ गए। 25 नंबर सवाल देखिए। 25 नंबर सवाल कह रहा है घर्षण गुणांक म्यू 0.4 की एक सतह पर 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 10 सेकंड में चलने में किया गया कार्य कितना होगा। तो म्यू 0.4 है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान है, 5 मीटर के पर सेकंड के एक समान वेग से 10 सेकंड तक चलाना है। 10 सेकंड तक चलाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो कौन कौन से कार्य करेंगे जी, एक तो आवश्यक बल और एक घर्षण बल, और एक समान बल से चलाना है। तो कार्य क्या, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन तो क्या हो जाएगा, जीरो। कौन कौन से, घर्षण बल और बाह्य बल। तो ये तो घर्षण बल तो माइनस में, यानी ये दोनों परिमाण में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है, तो कोई बाह्य बल लगाना पड़ेगा और पीछे लगेगा घर्षण बल। तो घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा जी, म्यू mg s cos 180। ये वस्तु है, विस्थापन आगे है, बल पीछे है, घर्षण बल। म्यू कितना 0.4, द्रव्यमान कितना 4, g 10, cos 180 हो गया जी। s की वैल्यू पुट करेंगे, cos 180 -1, s कितना 10 सेकंड तक चलाना है। s की वैल्यू आती है तो आंसर आ जाएगा। ये 0.4 को इसे करेंगे 4 × 4 s -1। s कैसे आएगा, कितनी दूरी तय करी, 10 सेकंड तक चलाने के लिए कार्य आपसे पूछा गया है। तो 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, 5 मीटर के एक समान वेग से, 5 मीटर का एक समान वेग है, और 10 सेकंड में वो दूरी कितनी तय कर देगी वस्तु। तो 10 सेकंड में कितनी दूरी कर देगी जी, 5 मीटर पर सेकंड का वेग और 10 सेकंड तक, तो दूरी कितनी होगी, 4 गुना समय। भाई त्वरण तो है ही नहीं, एक समान वेग से चलाना है। कितना है वेग 5, कितनी देर चलाना है 10, तो कितना हो गया जी 50 हो गया। तो हमने जी का मान 10 लिया, तो लगभग आंसर आएगा 4 चौक 16 को × 50 से कर दो। माइनस तो दिशा बता रहा है खाली, उसका 16 पंजे 80, 800 जूल आएगा जी माइनस में। और आप इसको 9.8 ले लोगे तो एग्जैक्ट 784 आ जाएगा, या 9.8 ले लो जी का मान। ठीक है जी, जी का मान आप 9.8 लोगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा कितना, 4 × 4, इसे लो 0.4 × 4 × 9.8, और ऐसा आया जी 50। ये आंसर एग्जैक्ट आएगा जी। समझ गए भाई। ठीक है जी, तो ये 25 क्वेश्चन तक हमने ख़त्म कर दिया जी। तो अगली क्लास में आप क्या करें, ये स्टेज 3 कंप्लीट कर लें, 4th भी कंप्लीट कर लें। ठीक है, अब इसको जल्दी ख़त्म करेंगे, फिर अगला लेसन स्टार्ट करेंगे, सर्कुलर मोशन, वर्तीय गति। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।